हेलो गाइस, वेलकम टू STR पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। और ये नई वीडियो जो है रहेगी हमारी पॉलिटी से रिलेटेड। मैं आप लोगों को जो है इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो करवाने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं भाई अपनी वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर पहले आर्टिकल की मैं बात करूँ, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो संविधान है ये कितने भागों से मिलकर बना है। तो इसमें जो है हम हमारे संविधान में कुल जो है हम 22 भागों को पढ़ते हैं। इन 22 भागों को हमें पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार से आप लोगों को बुक मिलती है वहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर, और चैप्टर के अंदर जो है हमें और जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वहाँ पे हमें कितने चैप्टर देखने को मिलते हैं? 22 चैप्टर देखने को मिलते हैं, मतलब कि कुल 22 भाग हमें देखने को मिलते हैं। और इन भागों में हम पढ़ते क्या हैं? इन भागों के अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। कितने आर्टिकल्स हैं कुल हमारे संविधान में? तो लगभग जो है 395 आर्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, ये मूल संविधान की बात हो रही है। वैसे अब आपके भागों की संख्या जो है 25 हो चुकी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य वो 4A में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से टोटली जो है भाग 25 हैं, लेकिन हमारे जो हम बेस की बात करें तो वो 22 रहते हैं। और उसी प्रकार से आर्टिकल्स जो हैं 395 है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं पहले भाग की। भाग 1 की मैं बात करूं अगर संविधान के, तो इसके अंदर हम 4 आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे आएंगे 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। पहले आर्टिकल की बात करूं मैं, अगर पहला आर्टिकल की मैं बात करूं तो पहला आर्टिकल हमें बोलता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा आपका जो भारत है, ये आपके राज्यों का, जो हमारे राज्य हैं 28, उनका जो है एक संघ है। ठीक है, ध्यान में रखना है कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो प्रथम आर्टिकल में हमें बताया गया है कि हमारा भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। क्या क्या स्थिति और चीज़ें क्या बताई गई हैं इसमें ये बताया गया है कि भारत के पास जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आएगा आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 2 ये बोलता है कि संसद को पावर है। ध्यान से सुनिए कि संसद को है पावर। पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है, पावर के बारे में भी। तो संसद को ये पावर है कि वो चाहे तो भारत में जो है किसी भी बाहर के क्षेत्र को मिला सकता है। किसी भी बाहर के क्षेत्र के, मतलब बाहर से होना चाहिए, भारत के बाहर से कोई भी क्षेत्र अगर चाहे भारत में मिला तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। किसको पावर है ये ऐड करने की? ये पावर जो है संसद को है। जैसे कि हमने जो है सिक्किम को मिलाया था भारत के अंदर, जिस प्रकार से हमने सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया था, कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया था? आर्टिकल 2 के तहत मिलाया था। किसको पावर है मिलाने की? संसद को पावर है मिलाने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 3 रहता है। आर्टिकल 3 जो है ये भी संसद को पावर देता है। ये भी जो आपका संसद को पावर देता है। क्या पावर देगा ये संसद को? ये पावर देता है कि वो चाहे तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र मतलब किसी भी राज्य के नाम कह लीजिए आप, उसके क्षेत्र में, एरिया में, या फिर उसकी सीमा में, बाउंड्रीज़ में जो है वो बदलाव कर सकता है। वो बदलाव जो है वो कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में पावर दी गई है? ये आर्टिकल जो है 3 में पावर दी गई है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भाई, आपका जो है हम देखते हैं हमने जो है यूपी से उत्तराखंड को अलग किया। कौन से आर्टिकल के तहत अलग किया? हमने आर्टिकल 3 के तहत अलग किया, क्योंकि संसद को पावर थी। संसद ने क्या किया? यूपी की बाउंड्रीज़ को छोटा कर दिया भाई, यूपी का जो है क्षेत्रफल कम कर दिया, एक नया राज्य बना दिया जिसको क्या नाम दे दिया? उत्तराखंड नाम दे दिया। चाहे जो है अगर संसद हिमाचल को कल को जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा में या फिर उसके क्षेत्र में बदलाव करना चाहती है तो वो कर सकती है भाई। हिमाचल प्रदेश को भी जो है वो 2 राज्यों में बांट सकती है। ये पावर जो है संसद के पास रहती है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 3 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले आर्टिकल की। आर्टिकल जो है 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है यदि हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करें, यदि हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जो है हमें राष्ट्रपति से जो है किसी भी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा संसद के द्वारा तो वो राष्ट्रपति से कभी भी जो है विशेष अनुमति नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमने आर्टिकल 2 को और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा है। इंपॉर्टेंट है ये। क्या है आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 में कहा गया है अमेंडमेंट्स के बारे में। जो भी हमारे संविधान के अंदर जो है संशोधन होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? तो वो सभी जो है आपके
आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स थे आप लोगों के शुरुआती। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या बात करनी है पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा मैं बात करूंगा भाग 2 के बारे में। भाग 2 जो है आपका बात करता है भारतीय नागरिकता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है भारतीय नागरिकता जो है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, कौन से आर्टिकल में मैंशनड है या फिर कौन से भाग में मैंशनड है। तो भाग पूछा जाए तो आपका भाग 2 रहेगा, और अगर आर्टिकल पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेदों में रहती है तो अनुच्छेद जो है शुरू होते हैं 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है बात करते हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो आपके आर्टिकल्स हैं अब तो उनका कोई यूज़ एज सच है नहीं, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था उस समय ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट थे और उन्हीं के लिए जो है ज़्यादातर बनाया गया था। नागरिकता से क्या प्रश्न पूछा जाता है, नागरिकता से प्रश्न पूछा जाता है कि हमने जो आपकी भारत की जो नागरिकता है उसका आइडिया कौन से देश से लिया है। तो हमने जो है नागरिकता का आइडिया जो है वो ब्रिटेन से लिया है। पूछा जाता है डायरेक्टली प्रश्न कि इंडियन जो सिटीजनशिप है उसका आइडिया कौन से देश से लिया गया है। भारतीय नागरिकता का जो आइडिया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा पूछा जाता है कि आपके जो भारत है वहाँ पे किस प्रकार की सिटीजनशिप फॉलो की जाती है, किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है भारत के नागरिकों को। तो सिंगल सिटीजनशिप याद रखना है, सिंगल सिटीजनशिप जो है आपके जो भारत के है नागरिकों को दी जाती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो भारत के नागरिकों को जो है दी जाती है। क्या होती है एकल नागरिकता? जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन एज़ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर संविधान हम हिमाचल प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। हम हिमाचल प्रदेश के जो हैं निवासी हैं। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। नागरिक हम केवल और केवल किसके हैं? नागरिक हम केवल और केवल अपने भारत के हैं। हमारे लिए जो है हमारा देश पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके अलावा नागरिकता से क्या प्रश्न पूछा जाता है? नागरिकता से ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो नागरिकता थी आपका, नागरिकता है, इसका जो सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो नागरिकता का जो सिद्धांत है ये सर्वप्रथम जो है अरस्तू के द्वारा दिया गया था। नागरिकता का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम अरस्तू के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो और आर्टिकल्स आते हैं आपके नागरिकता के अंदर। 1-2 आर्टिकल हैं। वो पहला आर्टिकल आपका जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 हमें क्या बोलता है? यदि हम विदेश में घूमने जाएं, यदि हम विदेश का भ्रमण करने जाएं, हम विदेश में घूमने जा रहे हैं या फिर विदेश में कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमारी नागरिकता जो है समाप्त नहीं की जा सकती। नागरिकता जो है वो समाप्त नहीं होगी। हम भारत के बेशक हम भारत के नागरिक हैं, हम बाहर जाते हैं भाई जॉब करने के लिए, कोई लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बाहर जाने से, भारत के बाहर जाने से हमारी नागरिकता जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 8 बताता है। हाँ, आर्टिकल 9 जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमें ये बोलता है कि आप भारत से बाहर जाइए, ज़रूर जाइए, वहाँ पे आप घूमिए, जो मर्जी करना है करिए। आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, आप वहाँ पे जो है विवाह कर सकते हो, आप वहाँ पे जो है जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस देश की कोई भी वो विदेश जो है आपका, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, कोई भी देश है, वहाँ की अगर आप नागरिकता ले रहे हो, अगर आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, मान लीजिए आप यूएसए गए और यूएसए में जाकर आप पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आपने जो है यूएसए की नागरिकता ले ली, ठीक है, तो खुद ब खुद जो है आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब कि आपको किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेनी है। अगर लोगे तो भारत की नागरिकता जो है आप लोगों की समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें भारतीय नागरिकता के बारे में या फिर इस संबंधित जो है हमें एक और चीज़ देखना है कि नागरिकता जो आपका टॉपिक रहता है, इसके संबंध में जितने भी हमारे रूल्स होते हैं, जितने भी रूल्स हैं आपके, कह लीजिए जो भी कानून है, वो कौन बनाता है? नागरिकता के संबंध में जितने भी आपके कानून हैं या फिर आपके रूल्स हैं, ये सारे के सारे जो है संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो नागरिकता जो टॉपिक आता है उस पर भी किसकी पावर रहती है? संसद की पावर रहती है। वही डिसाइड करती है कि कौन से रूल्स रहने चाहिए नागरिकता के संबंध में, कौन से कानून रहने चाहिए। संसद में भी अगर मैं आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम बताऊं कि कौन सा मंत्रालय या फिर कौन सी मिनिस्ट्री जो है नागरिकता से संबंधित जो है कानून बनाती है, तो आप लोगों की मिनिस्ट्री का नाम रहता है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री जो है आपकी गृह मंत्रालय, वो नागरिकता के संबंध में कानून और रूल्स को बनाता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके
इसके अलावा जो है एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारी जो नागरिकता है, हमारी नागरिकता जो है कौन से अधिनियम पर आधारित है। तो हमारी जो भारत की नागरिकता है ये 1955 के जो है अधिनियम पर 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं एक रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को बहुत आसानी से। आप लोगों के पास नोट्स भी होंगे, आप उनको भी साथ में खोल सकते हो और वहाँ से आप चीज़ों को जो है देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ही नहीं पढ़ा है पहले ये सब और आप लोग पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो, यहीं पे आप पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों का नोट्स जो हैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स या फिर कहीं से भी आप लोगों को जो है नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे? हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक मिलेगा, उसको जो है ओपन करिए, वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले भाग की। अब जो नेक्स्ट भाग जो हमें देखना होता है वो आता है आपका भाग 3, और बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत प्रश्न बनते हैं। ये बनते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दिए जाता है हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मूल अधिकारों को जो है कौन से भाग में रखा गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो आते हैं भाग 3 में। अगर आर्टिकल्स की बात करूँ मैं, कितने से कितने अनुच्छेद जो हैं वो हमारे मौलिक अधिकार के संबंध में रहते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है ये सारे के सारे जितने भी अधिकार हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये मौलिक अधिकार के संबंध में हमें बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकारों की और उनसे जुड़े जो है आर्टिकल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 हमें किस प्रकार का जो है अधिकार देता है, किस प्रकार का जो है वो राइट देता है। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि जो विधि है उसके सामने सभी जो है समान है। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष जो है समानता का जो प्रावधान है ये किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हमारा जो लॉ है, हमारा कानून बनाया गया है, उसके प्रति जो है सभी, उसके सामने जो है सभी बराबर हैं। ठीक है, आप लोगों को उसके सामने सभी को बराबर रखा गया है। बेशक आप जितने भी जो है इकोनॉमिकली, कोई भी साउंड हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, कोई बिलो पॉवर्टी भी हो सकता है, लेकिन हमारे कानून के सामने सभी एक बराबर हैं। ठीक है, ये हमें कौन से आर्टिकल में बताया गया है? विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 15 हमें ये कहता है अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको जो है कोई भी धर्म के आधार पर, कोई भी जो है जाति के आधार पर, आपका रंग के आधार पर, आपके जन्म स्थान के आधार पर, आपके साथ जो है कोई भी जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, आपके साथ जो है कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, आपके सामने जो है आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे? कि आप जो है किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर आप निम्न जाति से हैं, आपका रंग जो है सफ़ेद है या काला है, आप कहीं से किसी भी जन्म स्थान से, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, किसी भी जन्म स्थान से जो है बिलोंग कर रहे हैं, इन बेसिस पे जो है आपके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ जो है किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाएगी। कौन से आर्टिकल में कहा गया? ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि जो सरकारी नौकरी है या फिर किसी भी प्रकार का जो है लोक नियोजन की बात हो रही है, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, अवसर की बात हो रही है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो अवसर की जो है समानता रखी जाएगी। अवसर जो है सभी को बिल्कुल बराबर मिलेंगे, अवसर की जो है समानता रखी जाएगी। आप लोग जो चाहे वो सरकारी नौकरी की बात की जा रही हो, किसी भी चीज़ की बात करी जा रही हो, जो भी आपके संसाधन है उसके आवंटन की बात की जा रही हो, तो सभी को जो है वो बराबर रखा गया है। समानता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में हमें कहा गया है कि जो आपकी अनटचेबिलिटी होती है, अनटचेबिलिटी है, इसको जो है बैन किया जा रहा है। अनटचेबिलिटी को जो है वो बैन किया जा रहा है। जो अस्पृश्यता है, आप लोगों की अस्पृश्यता जो है, इसका जो है निषेध किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम छुआछूत वगैरह सोचते थे पहले, ये फॉलो की जाती थी चीज़ें, तो अब जो है अनटचेबिलिटी को जो है बैन कर दिया गया है। सभी जो है सम्मान है। आर्टिकल 17 हमें ये बताता है। आर्टिकल 18 ये कहता है कि आप जो है जो भी पद का इस्तेमाल या फिर आप लोग जो है उपाधियों का इस्तेमाल करते हो, अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। जैसे पहले जो है महात्मा की उपाधि दे दी जाती थी, कईयों को जो है राय बहादुर की उपाधि दे दी जाती थी, तो इस प्रकार की जो है उपाधियों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बताता है कि भारत के
जितने भी लोग हैं सभी समान हैं, कोई भी महात्मा नहीं है, कोई भी राय बहादुर नहीं है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत सीधा सीधा पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत जो है कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका रहता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है पहले ही मैंने आप लोगों को करवाया भी है एक वीडियो में, ठीक है, रिवीजन की वीडियो में, लेकिन स्पेशली पॉलिटी की वीडियो रहेगी तो इसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि आर्टिकल 19 में जो है हमें बहुत से सब पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका 19 का ए, आर्टिकल 19 का ए हमें जो है बहुत प्रकार के जो है स्वतंत्रता देता है। किस किस प्रकार की? हमें पहले जो है बोलने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में मिलती है, तो बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 के ए के तहत मिलती है। हम अपने आप को जो है एक्सप्रेस करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? जैसे हम बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो 19 के ए में दी गई है। कैसे करेंगे हम अपने आप को एक्सप्रेस? बोल के ही तो करेंगे। तो वही तो बात है कि बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 के ए में दी गई है। अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता होगी। तो मौन धारण करने की स्वतंत्रता कहाँ पे दी गई है? 19 के ए में दी गई है। इसके अलावा जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आरटीआई जो हम रिट जारी करते हैं, आपका जो आरटीआई लागू करते हैं, लगाते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जानकारी लेने के लिए, ठीक है, सरकार से, तो आरटीआई भी जो है किसके तहत लगाया जाता है? 19 के ए के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा जो है हमारी प्रेस जो होती है, जो मीडिया होती है, उसको कौन से आर्टिकल के तहत फ्रीडम मिलती है? उसको भी जो है आपके 19 के ए के तहत जो है स्वतंत्रता दी जाती है। ये था आपका 19 का ए। अब बात करते हैं हम 19 के बी की। 19 के बी में ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं सभा कर सकते हैं, 9, 10, 100, 50 जितने भी लोग हैं वो मिलकर जो है एक सभा कर सकते हैं, लेकिन वो सभा जो है बिना हथियारों के होनी चाहिए। उसमें जो है किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि हाथ में AK-47 उठाई हुई है और 10-15 लोग जो हैं मिलकर सभा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सभा नहीं होगी भाई। आप आइए सभ्य तरीके से जो है सभा करिए। उस सभा करने की भी स्वतंत्रता हमें जो है हमारा संविधान देता है आर्टिकल 19 के बी के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं हम 19 के सी की। तो 19 का सी हमें देता है भाई संगठन बनाने का। संगठन बनाइए आप लोग, ठीक है। ये भी स्वतंत्रता जो है हमें कौन सा आर्टिकल देता है? 19 का सी देता है। ऐसा संगठन जो लोक हित में कार्य करे। ये नहीं कि भाई देश के ही विरुद्ध बोला जा रहा है, तो इस प्रकार का संगठन नहीं चाहिए। संगठन ऐसा चाहिए जो देश के हित में बोले, जो देश के हित में जो है सोचे। इस प्रकार का जो संगठन है आप लोग 19 के सी के तहत जो है बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 19 के डी की। 19 का डी जो आर्टिकल रहता है ये हमें देता है कि आप भारत के चारों ओर जो है घूम सकते हो, कहीं पे भी आप भ्रमण कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठीक है। ये हमें आर्टिकल 19 का डी बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 19 के ई की। आर्टिकल 19 का ई हमें बोलता है अब आप जो है घूम फिर तो रहे हो हर देश के हर कोने में, लेकिन अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो तो हमें देश के किसी भी कोने में रहने की भी जो है स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का ई देता है। बस वो नेशनल सिक्योरिटी की जो है एरिया नहीं होना चाहिए कि जैसे आर्मी एरियाज़ होते हैं और भी ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सभी को जाने से मना होता है, ठीक है। उन एरियाज़ को छोड़कर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो आर्टिकल 19 के डी के तहत, और उन क्षेत्रों में रह भी सकते हो 19 के ई के तहत। जैसे कि बिहार यूपी से बहुत से लोग आते हैं हिमाचल में कार्य करने, और हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं, हम वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता हमें कहाँ पे मिल रही है? तो वो स्वतंत्रता हमें 19 के ई में दी जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है 19 का एफ। 19 का एफ जो आर्टिकल है ये देता है हमें संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो है ये समाप्त कर दिया गया है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है जो 19 का एफ आर्टिकल है अब ये नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें आता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया है। कौन से जो है संशोधन के तहत समाप्त किया गया है? तो 44 में 44th संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। इस संशोधन के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है? तो अब जो है ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। अब जो है आपका संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। कहाँ पे रखा गया है इसको? आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट बात करते हैं हम 19 का जो लास्ट आएगा 19 के, अब बात की जाएगी एफ की। 19 का, सॉरी एफ नहीं, अब आएगा लास्ट में आपका, हाँ जी, 19 का जी।
आर्टिकल 19 का जी, आर्टिकल 19 का जी क्या कहता है हमें? आर्टिकल 19 का जी ये बोलता है कि आप लोग चाहें तो आप जो है किसी भी जगह पर रहकर जो है बिजनेस कर सकते हो, आप लोग जो है व्यवसाय कर सकते हो। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 19 का जी हमें कहता है आप लोगों को व्यवसाय करने की जो है स्वतंत्रता है, व्यवसाय कर सकते हो, आप लोग बिजनेस कर सकते हो किसी भी क्षेत्र में भारत के, इस बात की भी स्वतंत्रता आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थे कुछ हमारे 19 से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 हमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 हमें ये कहता है दोष सिद्धि का जो संरक्षण होता है उस प्रकार से, जैसे कि अगर आप लोग जो है आप लोगों को दोषी सिद्ध कर दिया गया है तो आप लोगों को कहा जाता है कि एक गलती की सज़ा जो है आप लोगों को एक ही बार दी जाएगी, कि एक गलती अगर आप लोगों ने की है तो उसकी सज़ा जो है आप लोगों को एक ही बार दी जाएगी। और क्या कहता है ये हमें कहता है कि हमें जो है सज़ा उस समय के आधार पर दी जाएगी जिस समय हमने जो है कोई भी कानून या फिर हमने जो भी कोई भी गलती की गई थी। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 20 के बारे में। मान लीजिए आप लोगों ने जो है कोई भी जो है जुर्म किया है, मान लीजिए आप लोगों ने जो है एक बैंक को लूट लिया है। ठीक है, बैंक को लूट लिया आप लोगों ने, मान लेते हैं आप लोगों ने ये बैंक को लूटा था 2017 में, 2017 में आप लोगों ने ये बैंक को लूटा था। अब हमें ये आर्टिकल क्या कह रहा है? हमें आर्टिकल 20 ये बता रहा है कि अगर आप लोगों ने 2017 में एक बैंक को लूटा है तो आपको जो बैंक लूटने की सज़ा 2017 में बनी हुई थी, जो उस समय आप लोगों ने जिस समय बैंक को लूटा है उस समय जो सज़ा थी उसी सज़ा को आप लोगों को दी जाएगी। मान लीजिए आप लोगों ने 2017 में बैंक को लूटा, आप लोगों का केस चला और आप लोगों को जो केस का निर्णय है वो 2019 में आता है। ठीक है, 2019 में जो है आप लोगों का निर्णय आता है कि हाँ भाई आप लोगों ने जो है बैंक को लूटा था। अब आपको सज़ा जो है किस समय के कानून पर दी जाएगी? मान लीजिए 2017 में जो है बैंक लूटने की सज़ा जो है वो 10 साल की जेल थी और अब जो है 2019 में ये सज़ा बढ़ा दी गई है, ये 20 साल कर दी गई है। तो आप लोगों को कहा गया है कि जिस समय आप लोगों ने सज़ा की थी उसी समय के जो है कानून के आधार पर, तो हमारा बेशक निर्णय 2019 में है लेकिन हमने 2017 में जो है बैंक को लूटा था तो हमें 10 साल की ही जेल जो है सुनाई जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी क्या बात बोली गई है कि जो आप लोगों का ये कार्य किया, आप लोगों ने जो बैंक लूटने की एक बार 10 साल की सज़ा जो है आप भुगत चुके हो। ठीक है, अब आप जो है जेल से छूटकर वापस आ चुके हो, तो अब आप लोगों की सज़ा जो है समाप्त हो चुकी है। अब ये नहीं कि अगर बैंक वालों ने आपको दोबारा से देख लिया कि हाँ भाई इसने तो बैंक लूटा था तो दोबारा से आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं। एक गलती की सज़ा जो है एक ही बार की जाएगी। हाँ, अगर आप जो है एक और बैंक लूटोगे बाहर आकर तो दोबारा से आप लोगों को जो है 20 साल के लिए अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है सज़ा 20 साल हो चुकी है। ठीक है, ये बात थी इसके अंदर एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 हमें देता है जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है हमें कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? आर्टिकल 21 के तहत दी जाती है। ये कहता है कि आप लोगों को जीने की स्वतंत्रता है, आप लोगों को मरने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जो है सुसाइड वगैरह कमिट करते हो तो सुसाइड अगर सक्सेसफुल रहा तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अगर आप लोग सुसाइड करने में भी फेल हो गए तो आप लोगों को जो है सज़ा जो है वो दी जाएगी, कानून के तहत आप लोगों को जो है पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सक्सेसफुल जो है आप लोगों का अटैम्प्ट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के तहत जो है चालान वगैरह भी कटते हैं आर्टिकल 21 के तहत। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है हेलमेट वगैरह नहीं डालता, किसी के पास कोई जो आपका व्हीकल है वो पॉल्यूशन वगैरह फैलाता है, तो उसके तहत भी जो है चालान कटते हैं। हेलमेट के लिए क्यों नहीं, कि अगर आप हेलमेट नहीं डाल के जा रहे हो, पहली बात तो ये कि आप लोगों की जान को खतरा है और आप लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है, तो आप लोगों का चालान काट लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का जो व्हीकल है, जो आप वाहन का इस्तेमाल कर रहे हो, यदि वो पॉल्यूशन कर रहा है, वो जो है एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, तब भी आप लोगों का जो है चालान काटा जाता है, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से दूसरे के स्वास्थ्य को जो है हानि पहुँच रही है और लोगों को जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए आप लोगों का चालान भी काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 21 के ए की। आर्टिकल 21 का ए हमें क्या बताता है? आर्टिकल 21 का हमें ये ए बताता है कि जो भी बच्चे जो हैं आप लोगों के लगभग 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, प्राइमरी जो स्कूल में जाते हैं बच्चे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, ठीक है, इनको जो है हमें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। इनको जो है फ्री में जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बच्चों के लिए जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो है वो बिल्कुल दी जाएगी।
कौन से आर्टिकल के तहत दी जाएगी? 21 के ए के तहत दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूछ लिया जाता है भाई आर्टिकल 21 का ए जो है वो कौन से आर्टिकल के कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसको जो है हमने जोड़ा था, संशोधन था 86th संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ठीक है, तो 86th संशोधन अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है हमने आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा था, जो कि बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान देता है। ठीक है, इसके बाद हमें जो है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमें आगे पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है आप लोगों की परीक्षा के लिए वो रहता है आर्टिकल 24। इसके अलावा 23 भी ऐसा आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 23 के अंदर जो है मानव तस्करी के बारे में कहा गया है कि जो मानव को बेच दिया जाता है, ह्यूमन बींग्स को जो है वो सेल कर दिया जाता है, बच्चों को पकड़ के बेच दिया जाता है आगे से आगे, उस चीज़ का निषेध किया गया है वो आर्टिकल 23 के अंदर कि आप लोग जो है मानव तस्करी नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है बेगार प्रथा जो रहती है आप लोगों की, बिना वेतन दिए ही आप लोगों से कार्य करवा लिया जाता है, तो बेगार प्रथा भी जो है अनुच्छेद 23 के तहत जो है समाप्त की गई है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 ये बताता है कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो है आप किसी भी प्रकार का चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप जो है किसी भी प्रकार के कारखाने में हो गया तो वहाँ पे आप लोग जो हैं चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, बच्चों से जो है ज़्यादा भारी काम नहीं करवा सकते। ठीक है, ये बाहर ही लागू रहेगा, घरों में लागू नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इससे आगे जो है जितने भी आपके आर्टिकल्स रहेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित मौलिक कर्तव्यों की बात हम करेंगे, हम जो है आगे आपका डीपीएसपी की बात करेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित भी हम आगे जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग जो हैं अपनी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, हमारी वीडियोज़ को लगाने की कोशिश करिए, जितना लगा सकते हो इनको बार बार जो है देख सकते हैं आप लोग, उतनी ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई हमने तैयारी की है अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।